जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया जाए। बिल्कुल शुरू किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आज से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करेंगे। जिस तरीके से आप उम्मीद कर रहे थे ठीक उसी तरीके से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमें अपना टॉपिक पढ़ना है प्रीएम्बल, है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना। तो चलो देखते हैं क्या है प्रस्तावना की राजनीति और कैसे है, कहाँ तक है, सभी टॉपिकों पर बात करेंगे। तो हेडिंग है हमारा प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रीएम्बल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? प्रीएम्बल। ठीक है, तो ये है हमारा प्रस्तावना, जिसे हम लोग बोलेंगे प्रीएम्बल। चलिए प्रस्तावना, थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल मोमेंट को भी हमें समझना होगा कि प्रस्तावना के इतिहास वाली बातें क्या हैं। देखिए सबसे पहले आपको अगर मैं प्रस्तावना का मतलब बताऊं तो प्रस्तावना का मतलब संविधान की भूमिका से है। प्रस्तावना का मतलब किससे मेरे बच्चों? संविधान की भूमिका से। ठीक है, सीधा सा आपका अगर मैं टॉपिक के बारे में बात करूं कि कोई आपसे कह दे कि क्या है प्रस्तावना, आप सीधा कहिए कि जो संविधान की भूमिका है वही प्रस्तावना है। ये बहुत मोटे तौर पे है। जब इसका हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो काफ़ी बातें निकल करके यहाँ से सामने आएंगी, लेकिन अभी आप कहेंगे कि संविधान की जो भूमिका होती है वही हमारी प्रस्तावना है। अब बात यह है कि इस भूमिका में क्या क्या बातें हैं। तो इस भूमिका में मेरे बच्चे संविधान का उद्देश्य है। इस भूमिका में क्या है? संविधान का उद्देश्य। संविधान क्यों बनाया गया है उसका उद्देश्य हमें प्रीएम्बल में दिखाई देता है। ठीक है, पहली बात हो गई भूमिका की। दूसरी बात हो गई कि संविधान का आदर्श, जितनी भी बातें संविधान की हैं आदर्श रूपी, वो सारी बातें प्रीएम्बल में हैं। यानी कह सकते हैं संविधान का आदर्श। और शासन प्रणाली का स्वरूप, अभी मैं इन सब चीज़ों को आपके सामने दिखा भी दूंगा कैसे हैं ये लोग। शासन प्रणाली का स्वरूप, प्रणाली का स्वरूप। ठीक है, और संविधान के लागू होने की तिथि, इतनी बातें प्रीएम्बल में पाई जाती हैं। संविधान के लागू होने की तिथि, इतनी चीज़ें हमारी भूमिका में हैं जो कि प्रीएम्बल या प्रस्तावना बताता है। ठीक है, ये अभी मैं सिर्फ प्रीएम्बल क्या है उसके बारे में समझा रहा हूँ, अभी इसके हम लोग इतिहास को बिल्कुल नहीं समझ रहे। ठीक है, तो अगर हमसे कोई कह दे कि प्रस्तावना क्या है भाई, तो हम कहेंगे कि संविधान की भूमिका है। और इस भूमिका में कितनी बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं? तो इस भूमिका में संविधान का उद्देश्य है, मतलब संविधान क्यों बनाया गया है, उसका पर्पस क्या था बनाने का, उसका उद्देश्य जो है ये हमको भूमिका अर्थात प्रीएम्बल में दिखता है, प्रस्तावना में दिखता है। अगर हम वही बात करें तो संविधान का जो आदर्श है ना, अब ये आदर्श क्या है अभी मैं आपको प्रीएम्बल दिखा देता हूँ उसमें कि ये संविधान का उद्देश्य और आदर्श कैसे चीज़ें हैं, अभी मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ। तो ये जो संविधान का आदर्श है, ये संविधान का आदर्श कहाँ दिखाई देता है? भूमिका में, यानी प्रीएम्बल में दिखाई देता है। ठीक है, हमारे देश में शासन का जो एक स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हमें प्रस्तावना के जरिए पता चल जाता है। ठीक है, और प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तिथि है। ठीक है, कि हमारा संविधान कब लागू हो रहा है उसकी तिथि लिखी हुई। अब चलिए इन बातों का थोड़ा सा हम परीक्षण कर भी लेते हैं कि क्या सर जो आप बातें बता रहे हैं वो वास्तव में हमारे प्रीएम्बल में है। तो बिल्कुल है। उसके लिए हम थोड़ा सा प्रीएम्बल को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना हिंदी में देख लेते हैं। तो ये देखिए
नेट थोड़ा स्लो है। हाँ, देखिए अब बहुत ध्यान से हम बातों को समझेंगे। देखिए, भारत के संविधान की सबसे पहले आप लोग को दिख रही होगी उद्देशिका लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? उद्देशिका। इसको मैं थोड़ा सा डाउनलोड कर देता हूँ ना, तो फिर ज़्यादा ढंग से मैं आप लोग को बातें समझा पाऊँगा। लाइब्रेरी। देखिए, अब यहाँ से मैं आपको बातों को समझा पाऊँगा। देखिए, अरे यार, टूल्स, हाँ चलिए देखिए, अब आप यहाँ देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो प्रीएम्बल है हमारा, हालांकि उसका नाम उद्देशिका है, अभी हम उन सब टॉपिकों पर बात करेंगे कि उद्देशिका क्यों और कैसे है। ठीक है, आप उन सब टॉपिकों पर बिल्कुल परेशान ना हो, मैं एक एक चीज़ की चर्चा करूँगा आपसे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने अभी आपसे कहा कि संविधान बनाने का जो उद्देश्य है वो हमको प्रीएम्बल में दिखाई देता है। कहाँ है सर उद्देश्य? देखिए, सबसे पहले आप अगर अपनी इस उद्देशिका को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत का संविधान उद्देशिका। यहाँ सबसे पहले लिखा ही यही गया है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, उसका मीन ही यही उद्देशिका से है ना? अब इसमें देखिए लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, अब ये जो डेट है, ये तो जो ईसा पूर्व वाला डेट है ये है, लेकिन हमारी हिंदी में जिसे हम लोग अपने इंडिया का अगर टाइम डेट के बारे में बात करें तो ये डेट इंडिया का है, जिसमें लिखा हुआ है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, है ना, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अंगीकृत करने का मतलब होता है स्वीकार करना, और अधिनियमित करने का मतलब होता है लागू करना, और आत्मार्पित करने का मतलब होता है अपने आप को सौंपना। अब इसमें ज़रा हम देखते हैं कि क्या वो जो मैंने बातें आपसे कही थी वो क्या रियलिटी में इसमें है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें उद्देश्य है, संविधान क्यों बनाया गया है उसका उद्देश्य है। तो संविधान इस वजह से बनाया गया है ताकि उसका पर्पज़ आप यहाँ देखें तो साफ साफ नज़र आ रहा है। जितने नागरिक हैं, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए संविधान बनाया गया है। उनकी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के लिए ये संविधान बनाया गया है। व्यक्ति की गरिमा के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए संविधान बनाया गया। तो क्या आपको ये पढ़ने के बाद लग नहीं रहा है कि इसमें संविधान बनाए जाने का उद्देश्य दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है ना? तो वही चीज़ तो मैंने आपसे कहा था कि जो प्रस्तावना संविधान बनाए जाने के उद्देश्य को बताती है। देखिए, बता रही है। अब इसमें मैंने दूसरी चीज़ कि प्रस्तावना आदर्श को बताती है, संविधान के आदर्श को बताती है। अब संविधान का आदर्श कैसे? देखो, अगर आप यहाँ देखें तो भाई व्यक्ति की गरिमा एक आदर्शवादी चीज़ है, राष्ट्र की एकता, अखंडता आदर्शवादी चीज़ है ना? यहाँ आप देखें कि हर एक व्यक्ति को समाज के रूप में, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर न्याय दे रहे हैं, ये भी आदर्श का ही भाग है ना? हर एक व्यक्ति को सोचने की, बोलने की, विश्वास करने की, धर्म को मानने की, उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता मिल रही है, ये भी आदर्श ही है। ठीक है, और इसमें एकदम स्पष्ट रूप से भारत का शासन प्रणाली कैसा होगा उसका स्वरूप भी दिखा दिया है। देखिए, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये शासन प्रणाली का स्वरूप है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो 5 वर्ड देख रहे हैं आप लोग, ये 5 वर्ड शासन प्रणाली के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं।
इन पर हम एक एक पे चर्चा करेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो आप 5 वर्ड देख रहे हैं, ये शासन प्रणाली के स्वरूप को डिफाइन करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि प्रेम्बल क्या बताता है, प्रेम्बल बताता है संविधान के लागू होने की तिथि। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो संविधान के लागू होने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखी गई है 26 नवंबर 1949, ठीक है। और मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है। इतनी चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये है हमारा संविधान का प्रस्तावना, प्रेम्बल जिसे कहते हैं। चलिए अब इसके थोड़ा सा हम इतिहास पर बात कर लेते हैं। देखिए इतिहास समझिए। अब डिबेट पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर प्रस्तावना कहें इसको कि उद्देशिका कहें, है ना, प्रस्तावना कहें कि उद्देशिका कहें, या क्यों इसको प्रस्तावना बोला जाता है लेकिन लिखा संविधान में उद्देशिका गया है। अब इन टॉपिकों पर हम बात कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो मेरे बच्चों देखिए हुआ क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संविधान सभा में, कहाँ में, संविधान सभा में, संविधान बनाने के लिए जो एक सभा थी जिसे हम लोग कहते हैं संविधान सभा, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा में, जब संविधान बन रहा था, ये उसी टाइम की बात है, 13 दिसंबर 1946 में। ये चीज़ बहुत विशेष तौर पे समझिएगा कि इसे प्रस्तावना बोले या उद्देशिका बोले या क्या डिबेट है दोनों में, प्रस्तावना बोले और उद्देशिका में, तो उस चीज़ को हम यहाँ समझ रहे हैं। देखिए बात है 13 दिसंबर 1946 की। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में संविधान का जो उद्देश्य है उसका प्रस्ताव रखा। भाई संविधान बन गया, अब लोगों के बीच प्रश्न ये था कि इसको हम लोग एक बुक का अगर रूप देने चाह रहे हैं तो उसको कैसे हम लोग सुसज्जित रूप दें। तो हर एक पुस्तक की भूमिका होती है अपनी। तो संविधान सभा में भी ये बात उठी कि भाई इस संविधान की भूमिका क्या होगी। तो संविधान की भूमिका के लिए ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान की जो भूमिका है, इस भूमिका के लिए एक प्रस्ताव मैं प्रस्ताव ला रहा हूँ जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। अब 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव लाया गया। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, संविधान की जो भूमिका है उसे हम लोग उसकी उद्देशिका को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि ये जो प्रस्ताव है ये उद्देश्य प्रस्ताव से निकला था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव से निकलने के कारण हम लोगों ने इसका नाम उद्देशिका रख दिया, ठीक है। क्या नाम रखा? उद्देशिका। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव से निकलने के कारण हम लोग प्रेम्बल को क्या बोलते हैं? उद्देशिका बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई कि हम लोग इसे उद्देशिका क्यों बोलते हैं या प्रस्तावना क्यों बोलते हैं। हालांकि ये उद्देशिका प्रस्तावना के रूप में ही है, प्रस्तावना ही है, लेकिन क्योंकि वो उद्देश्य प्रस्ताव से ये हमारे सामने प्रस्तावना आई थी, इसलिए इसे हम लोग उद्देशिका बोलते हैं। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन हमारे सामने अगर आ जाए कि उद्देशिका जो है, उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव ये कब पारित हुआ? तो कब पारित होने का डेट है? 22 जनवरी
1947। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब लाया गया, तो उसका डेट है 13 दिसंबर 1946। ये डाटा आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारा प्रस्तावना उद्देशिका के नाम से क्यों जाना जाता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखिए। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो संकल्पना है ये किस देश से ली गई है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से, ठीक है। प्रस्तावना की संकल्पना कहाँ से ली गई है, यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अगर यहीं हम बात करें कि प्रस्तावना की जो भाषा है, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है, या उसका जो विषय वस्तु है, ये विषय वस्तु कहाँ से लिया गया है, तो ये विषय वस्तु लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर, ये इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए, ये थी हमारी प्रस्तावना। अब हम प्रस्तावना में देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना की कुल प्रमुख बातें क्या हैं। तो इसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं हमारी प्रस्तावना की मुख्य बातों की। प्रस्तावना की मुख्य बातें, मतलब हमारी प्रस्तावना में क्या क्या बातें हैं, कैसे हैं। चलिए देखिए, प्रस्तावना की मुख्य बातें, यहाँ से आप पूरी तरीके से प्रेम्बल के डेप्थ को समझ पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या हैं, कैसे हैं। चलिए, प्रस्तावना की मुख्य बातों को कुछ हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं। देखिए, प्रस्तावना में जो बातें हैं वो 3 प्रकार की बातें हैं। प्रस्तावना में पहली बात बताया गया है कि शासन का स्रोत कैसा होगा। हमारे इंडिया में जो शासन होगा, उस शासन का शासन शक्ति का स्रोत कैसा होगा, ठीक है। पहली बात प्रस्तावना में इसकी की गई है। और अगर हम बात करें दूसरी बात के बारे में, तो इसमें शासन शक्ति का स्वरूप बताया गया है। शासन शक्ति का स्वरूप, ठीक है। एंड तीसरे बारे में अगर हम बात करें तो इसमें शासन शक्ति का उद्देश्य बताया गया है। शासन, ये सारी चीज़ें उसमें हाइड हैं, इसको ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो चलिए, ढूंढ के निकालने के लिए तैयार हैं हम लोग, निकाल लेते हैं। शासन शक्ति का उद्देश्य, ये 3 बातें हमारे प्रेम्बल में बहुत इम्पोर्टेंट तौर पे छिपी हुई हैं। तो चलिए, इनको खोद के बाहर निकालेंगे हम लोग। अब ये क्या है 3 बातें, देखिए। शासन शक्ति का स्रोत क्या है, जनता है। अब सर, ये तो बात प्रेम्बल में लिखी ही नहीं गई है कि शासन शक्ति का स्रोत जनता होगा। लिखी गई है मेरे बच्चे, उसमें लिखा गया है, मैं आपको फिर से दिखा दूँ। इसमें लिखा गया है लोकतंत्रात्मक, है ना। आप अगर ये चीज़ देखें, लोकतंत्रात्मक, ये चीज़ यही बता रही है कि शासन शक्ति का जो स्वरूप होगा, वो स्वरूप किसका होगा, जनता का होगा। क्लियर। अब शासन शक्ति का स्वरूप कैसा होगा, तो शासन शक्ति के स्वरूप के भी बारे में
बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलता है। स्वरूप में बताया गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, अगली चीज़ बताई गई है समाजवादी। ये चीज़ अभी हमने जब प्रियम्बल पढ़ा तो भी हमने ये पांचों एलिमेंट लिखा हुआ दिखा वहाँ पे। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, बहुत डेप्थ की ये वर्ड हैं, इनको समझने के लिए हमें लंबा टाइम देना पड़ेगा। पंथ निरपेक्ष, सॉरी पंथ पेज लिखा आउट, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, पांचवा गणराज्य। ये 5 एलिमेंट बताते हैं कि शासन शक्ति का स्वरूप कैसा होगा। अब बिल्कुल तनाव ना ले, हम पांचों पर डिस्कस करेंगे। और अगर हम उद्देश्य के बारे में बात करें तो उसका उद्देश्य हमें दिखाई देता है कि उसका उद्देश्य न्याय का है। शासन शक्ति का न्याय कैसा होगा, शासन शक्ति की स्वतंत्रता किन किन चीज़ों को लेकर के मिलेगी, है ना, इनको लेकर के बात होता है। समानता को लेकर के बात होता है, समानता के उद्देश्य से प्रस्तावना या संविधान बनाए गए हैं, व्यक्ति की गरिमा के लिए बनाई गई हैं। ये सारी बातें, जितना मैं एक एक वर्ड यहाँ लिख रहा हूँ, ये सारी बातें हमारे प्रियम्बल में हैं। व्यक्ति की गरिमा के लिए और एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, और लास्ट बात बंधुता। अच्छा, ये क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है यूपीएससी में ही या एनडीए में और एसएससी के क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है कि जैसे ये प्रियम्बल में जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये चीज़, ये इसका क्रम पूछ लेता है कि विश्वास, अभिव्यक्ति और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये पांचों का ना क्रम पूछ लेता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्रम याद रहेगी तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, ये हमारी प्रस्तावना की मुख्य बातें हैं। अब इनमें हमें हर एक टॉपिक पर बात करनी है, हमें शासन शक्ति के स्रोत पर भी बात करनी है, हमें ये पूरे पांचों टॉपिकों पर बात करनी है, हमें इन सब बातों पर बात करनी है। विस्तृत जानकारी मिलेगी, यहाँ से कई क्वेश्चन मिलेंगे। और अच्छी बात है कि ये है कि जैसे हमारा एक सेगमेंट कंप्लीट होगा, मतलब जैसे ये हमारा एक टॉपिक जैसे प्रियम्बल चल रहा है, प्रियम्बल्स को जैसे हम ख़त्म करेंगे तो प्रियम्बल में एनडीए, एसएससी और यूपीएससी, पीसीएस, ये 4-5 एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रियम्बल से, सारे क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जिससे हमें एक आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि हमारे सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो किस लेवल के होंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शासन की शक्ति का जो स्रोत है ये जनता है, कैसे है। चलिए, तो हम बात करने जा रहे हैं शासन शक्ति का स्रोत। ठीक है, इस टॉपिक पर बात करने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं शासन शक्ति का स्रोत। तो शासन शक्ति का स्रोत क्या है, राइटिंग ना एकदम अजीब है, पर कोई नहीं, सही हो जाएगा धीरे धीरे। शासन शक्ति का स्रोत समझ में तो आता ही होगा, हैं? चलो, सब समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, वही ज़रूरी है। तो चलिए देखें, शासन शक्ति का स्रोत, भाई मेरे, शासन शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। अब हम इस पर डिबेट करेंगे, मतलब इससे रिलेट करती हुई जो बातें हैं
कि इस पे किसी ने कोई तर्क दिया है, कोई इसके पक्ष में जो बातें हुई हैं, जिसके विपक्ष में जो बातें हुई, उन सब पर हमें बात करनी है। तो भाई शासन शक्ति का स्रोत जनता है, कैसे मान लें? अपने संविधान में ये चीज़ तो कहीं लिखी ही नहीं होगी कि शासन शक्ति का स्रोत जनता है। आपने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ तो डायरेक्टली इंडिकेट करके कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है, तो हम क्यों मान लें भाई? बिल्कुल सही बात है, क्यों मान लें? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि शासन की शक्ति का स्रोत जनता है, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है कि भैया अगर शासन शक्ति का स्रोत जनता है तो इसका मतलब ये है कि लोक प्रभुता को मान्यता मिलती है हमारे देश में। लोक प्रभुता को मान्यता मिलना चाहिए, तब तो भैया मान ले कि हमारी शक्ति का स्रोत जनता है को मान्यता। ठीक, अब देखिए एक विचारक है फ्रांस का जिसका नाम है रूसो, बहुत बड़ा विचारक है। रूसो ने बताया था, उसकी एक किताब थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब में उसने लिखा था, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में है। उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड। इसका मतलब है कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। इसका हिंदी में अनुवाद, जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, इसका अनुवाद। तो भैया ये सब जो थॉट आप देख रहे हैं ना, ये थॉट अगर कहीं है तो हम कहेंगे कि लोक प्रभुता को मान्यता मिल रही है। रूसो ने जिस तरीके से अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक में जनता की वाणी को ही ईश्वर की वाणी बताया है, अगर ऐसा किसी कंट्री में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ लोक प्रभुता को मान्यता मिल रही है। लोक प्रभुता शब्द का अगर मैं आपको अर्थ बताऊँ तो लोक का मतलब होता है जनता और प्रभुता का मतलब होता है स्वामी, यानी जहाँ जनता ही स्वामी है, जहाँ जनता ही क्या है, स्वामी है। चलिए, तो अब हमारे सामने टारगेट ये है कि हम इस बात को प्रूफ करें कि भारत में शासन शक्ति का जो स्रोत है जनता है, अर्थात भारत में लोक प्रभुता को मान्यता मिलती है। चलिए प्रूफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखिए, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोक प्रभुता शब्द डायरेक्टली कहीं आया नहीं है ना, ऐसे स्पष्ट रूप में कहीं लिखा नहीं है लोक प्रभुता, लेकिन फिर भी लोक प्रभुता का विचार हमारी कंट्री में है। कैसे है, देखिए, अगर हम बात करें तो हमारी प्रस्तावना के एकदम स्टार्टिंग में ये बात इंडिकेट की हुई है। प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित, इन्हीं वर्डों के साथ हमने देखा था कि हमारे प्रिम्बल एंड हुआ था। और अगर हम प्रस्तावना की शुरुआत के बारे में बात करें तो प्रस्तावना का शुरुआत हुआ था हम भारत के लोग से शुरुआत हुआ था, और इसका अंत जो हुआ था प्रस्तावना का, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं से हुआ था। इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमारे देश में संप्रभुता ना होती या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन सब बातों का जिक्र ना मिलता, तब तो हम कहते कि हाँ भैया, ना तो डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली किसी रूप में भी हमारे इंडिया में लोक प्रभुता नहीं है, मतलब जनता ही स्वामी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखें तो आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देगा, लिखा हुआ है हम भारत के लोग, मतलब भारत की जो जनता है वही लोग प्रस्तावना को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रस्तावना को अंगीकृत करने का मतलब स्वीकार कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं और अपने आप को उसमें सौंप रहे हैं। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि हाँ, भारत में लोक प्रभुता है। अब इस पर एक बहुत तगड़ी डिबेट है। अब वो डिबेट क्या है, चलिए देखते हैं। तो एक बहुत बड़े विचारक हैं जिसका नाम है
केसी वियर, ठीक है। लोक प्रभुता पर इनका ये क्वेश्चन है केसी वियर का। देखिए केसी वियर, इनका मानना ये है कि इंडिया में, भारत में लोक प्रभुता भ्रम है, लोक प्रभुता भ्रम है, ठीक है। केसी वियर का मानना है कि लोक प्रभुता भारत में क्या है, भ्रम है, मतलब कि इंडिया में लोक प्रभुता जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अच्छा, उन्होंने ये चीज़ क्यों कहा, उसके पीछे भी उनका बहुत गहरा तर्क था, ठीक है। केसी वियर का ये कहना कि इंडिया में लोक प्रभुता भ्रम है, इसके पीछे बहुत गहरा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, और वो कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा समझिए। देखिए केसी वियर ने बताया कि भैया जिस संविधान सभा ने संविधान लिखा था, ज़रा उस पर गौर करो, तो संविधान सभा के द्वारा जिस संविधान का निर्माण हुआ है, इस संविधान का निर्माण किसने किया है, संविधान सभा ने, संविधान सभा ने। अब बात की गहराई को समझिएगा, संविधान सभा ने क्या किया है, इस संविधान का निर्माण किया है, लेकिन संविधान सभा के जो मेंबर हैं, ये मेंबर जो चुने गए हैं, क्या ये जनता ने चुना? अगर जनता ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना होता, तब यहाँ के सदस्य जब संविधान को बनाते, हम तब ना कहते कि हाँ जनता की वाणी को ही, जनता की बातों को ही संविधान में इंक्लूड किया गया होगा। ये मेरा तर्क नहीं है, ये केसी वियर का तर्क है, ठीक है। पूरी गहराई को समझिएगा। तो अब केसी वियर कहते हैं कि भैया संविधान का निर्माण जिस संविधान सभा के द्वारा हुआ था, इस संविधान सभा के जो सदस्य थे, है ना, जितने भी सदस्य थे, वो सभी निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं आए थे। प्रत्यक्ष निर्वाचन, इसके आधार पर ये सदस्य नहीं आए थे। इन सदस्यों का ज़्यादातर सदस्य तो मनोनीत हो गए थे, लेकिन अन्य जो सदस्य थे उनका चुनाव हुआ था, और उनका जो चुनाव हुआ था ये प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। बात समझिएगा, मैं एक चार्ट के थ्रू इसको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये है हमारा संविधान। इस संविधान को बनाया किसने? इस संविधान को बनाने का काम करेंगे संविधान सभा। इसको किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। तो जाहिर सी बात है, संविधान सभा के जो सदस्य हैं वही सदस्य ही बनाए होंगे इसको। अब हम बात करें इन सदस्यों की, तो ये सदस्य तो भैया जनता के द्वारा चुने गए हैं ही नहीं। ये केसी वियर कह रहे हैं, केसी वियर बता रहे हैं कि ये सदस्य तो जनता के द्वारा चुने नहीं गए, कुछ सदस्य मनोनीत किए गए। कुछ सदस्य क्या किए गए? मनोनीत किए गए, मतलब ऐसे ही लोगों के द्वारा चुन लिए गए कि हाँ भैया आप इस संविधान सभा के सदस्य होंगे, कुछ तो ऐसे आ गए। लेकिन कुछ सदस्य जो चुने भी गए, वो चुने हुए सदस्य प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने गए थे। किसके द्वारा चुने गए थे? जो सदस्य चुने गए थे प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य थे, इन्हीं सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ये सदस्य चुने गए। मतलब हम कह सकते हैं कि संविधान सभा में जो सदस्य थे वो दो प्रकार के सदस्य थे, एक मनोनीत किए हुए सदस्य थे और एक निर्वाचन के द्वारा आए हुए सदस्य। लेकिन जनता ने डायरेक्टली उन्हें चुना नहीं था, वो प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य थे, वो सदस्यों ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इन सदस्यों को चुना था। अब बात है कि ये प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को किसने चुना? तो भैया ये प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य थे, उस समय के सभी लोग वोटिंग नहीं करते थे, कुछ ही लोग वोटिंग करते थे जो अमीर होते थे, जो अमीर थे और जो पढ़े लिखे थे, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे।
केवल इन्हीं लोगों को प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को चुनने का यानी वोट डालने का अधिकार था। अब ज़रा बात समझिएगा। तो केसी वीर कहते हैं कि प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा का सदस्य चुना। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य जो थे ये अमीर और पढ़े लिखे ही लोगों के द्वारा खाली चुने गए थे। यानी जब चुनाव हुआ था तो वो चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर बेस्ड नहीं था। वो केवल उस समय के अमीर और पढ़े लिखे लोग ही चुनाव कर सकते थे, मतदान कर सकते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या पूरी जनता ने इन्हें चुना? नहीं। तो जब जनता ने इन्हें नहीं चुना तो ये इनको चुन रहे, तो हम कैसे मान लें कि ये जो सदस्य हैं ये जनता के द्वारा चुने गए सदस्य हैं? केसी वीर का ये तर्क था। बात समझ में आ रही? केसी वीर का तर्क समझ में आ रहा है? केसी वीर ने तर्क दिया कि संविधान सभा का गठन जिसके संविधान सभा के जो सदस्य थे ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं उनका गठन हुआ था। ये सदस्य अधिकांश तो चुनाव के द्वारा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर उनका चुनाव हुआ था। और जो ये प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन जनता के सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर किया ही नहीं गया था, बल्कि उस समय के जो केवल धनी और शिक्षित वर्ग थे उन्हीं को मताधिकार प्राप्त था। तो इस प्रकार से प्रांतीय विधानमंडल का सदस्य थे, इन्होंने चुना हमारे संविधान सभा के सदस्य को और कुछ मनोनीत किए गए। तो क्या हम ये माने कि भैया पूरी तरीके से जनता ने इस सदस्य को चुना? नहीं, कुछ ही जनता ने चुना। तो इसी बेस पर केसी वीर कहते हैं कि भारत में लोक प्रभुता है नहीं, या ये केवल एक भ्रम है ना। लेकिन अब हम दूसरे पक्ष को देखते हैं। ये केसी वीर का तर्क है ना। केसी वीर साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि संविधान सभा का जो सदस्य था इस सदस्य को चुना प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने, और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य को जनता ने नहीं चुना था। जनता में ही कुछ पढ़े लिखे और अमीर लोगों ने चुना था। इसका मतलब कि ये सदस्य जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य नहीं थे। तो भैया जब जनता चुन ही नहीं रही है अपने सदस्य को, तो ऐसे सदस्य जब संविधान बनाएंगे तो हम कैसे मान लें कि संविधान में जो बातें लिखी गई हैं वो जनता की ही हैं, यानी जनता की बातों को संविधान में लिखा गया है। इसी बात को मुद्दा बना करके केसी वीर कह रहे हैं कि भारत में लोक प्रभुता एक भ्रम है, यानी भारत में लोक प्रभुता नहीं पाई जाती है। तो चलिए अब इस बात का हम खंडन करते हैं कि कैसे ये बात पूरी तरीके से गलत है। अब पहली चीज़ सुनिए कि 1952 में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर चुनाव हुआ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इसका मतलब नहीं समझ रहे होंगे, मैं बता देता हूँ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब कि जिनकी भी उम्र उस समय हालांकि 21 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी, तो 21 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं सभी लोग वोट डालेंगे, सभी के सभी। ठीक है। तो पहली बार 1952 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पर बेस्ड करके चुनाव हुआ। और जब चुनाव हुआ इस समय, तो जो सदस्य चुनाव लड़ रहे थे, यानी हम कह सकते हैं कि जो सदस्य चुनाव लड़ रहे थे इनमें अधिकतर वो सदस्य थे जो संविधान सभा के भी सदस्य थे। बात को बहुत गहराई से समझिएगा। मतलब चुनाव लड़ने वाले जो सदस्य थे उन सदस्यों में जो संविधान सभा के सदस्य थे वो भी शामिल हैं। अब अगर जनता संविधान सभा के जो सदस्य हैं इन सदस्यों को पसंद ना करती, तो ये 1952 में जो चुनाव हुआ उनमें सदस्यों को, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, को पूर्ण बहुमत से जिताती? नहीं जिताती। साफ सीधी बात है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि संविधान सभा के सदस्य जो थे उनको जनता भले ही उस समय में डायरेक्टली
वोटिंग करके उस समय नहीं उसने चुना था, लेकिन 1952 में जब चुनाव हुआ और चुनाव के जो सदस्य थे उसमें ज़्यादातर सदस्य संविधान सभा के भी थे। हाँ, कुछ एक आधा पदों को छोड़ दिया जाए तो संविधान सभा के जितने सदस्य ने 1952 में इलेक्शन लड़ा, जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत से जिताया। और अगर जनता ने पूर्ण बहुमत से जिताया तो इसका मतलब ये है कि हाँ, वो संविधान सभा के सदस्यों को प्यार करते थे, पसंद करते थे, है ना, उन्हें अपना प्रतिनिधि मानते थे। इस चीज़ को अगर इस एंगल को हम देखें तो ये चीज़ सिद्ध होता है कि संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसमें जो सदस्य थे उन्हें जनता पसंद करती थी। अतः ये बात पूरी तरीके से गलत है कि भारत में लोक प्रभुता एक भ्रम है। और दूसरा एंगल अगर हम देखें तो भैया हमारे संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है। संविधान में किसको अपनाया गया है? लोकतंत्र को। और लोकतंत्र तभी अपनाया जा सकता है जब जनता का सपोर्ट हो। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि भारत में लोक प्रभु है और केसी बियर का जो ये मत है ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को अभी शासन प्रणाली के स्वरूप में 5 एलिमेंट बताए थे, अब हम 5 एलिमेंट पर बात करने जा रहे हैं। तो पहला ये हो गया कि शासन का जो स्रोत था ये जनता था, और अब दूसरा शासन प्रणाली का जो स्वरूप था, तो उस स्वरूप में हमने कुल 5 बातें देखी थी, है ना। शासन प्रणाली के स्वरूप में हमने 5 बातें देखी थी, जिसमें से हम पहला डिस्कस करने चल रहे हैं। अब ये पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। चलिए देखिए क्या है, कैसे है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सबसे पहले हम इसका मतलब जान लें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। तो बहुत प्यारा सा इसका अर्थ है। इसका मतलब है कि एक ऐसा देश, एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और इसके साथ बाह्य, जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में खुद अकेले निर्णय ले सके। ठीक है, बाह्य मामलों में स्वतः निर्णय ले सके, स्वतः निर्णय ले सके, उसे किसी अन्य देश के साथ की ज़रूरत नहीं हो। अपने आप अगर कोई कंट्री अपने इंटरनल मैटर्स में या फिर अपने आउटडोर के मैटर में खुद निर्णय ले रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसका साफ साफ मतलब यही है कि अपने निर्णय को लेने की शक्ति जिसमें है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ में आ गया। क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में खुद निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। ठीक है, आंतरिक मामलों का मतलब और बाह्य मामलों का मतलब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? तो कहेंगे हाँ है। क्या दिक्कत है उसमें? नहीं है, बिल्कुल है। कैसे? देखो, क्या हमारा भारत अगर जैसे राफेल खरीद रहा है तो राफेल खरीदने के लिए किसी देश से सहमति मांगता है? नहीं, आराम से खरीद लेता है ना। अगर भारत को चीन के साथ किसी समझौते पर बातचीत करनी है तो किसी से जा कर के राय मांगता है, किसी की सलाह लेता है कि भैया तुम कहोगे तो मैं हाँ कहूँगा, तुम कहोगे तो ना। नहीं, इन सब मुद्दों पे भारत पूरी तरीके से एकदम स्वतंत्र होकर के निर्णय लेता है। तो ये हमारे इंडिया को हम कह सकते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है हमारा इंडिया। ठीक है, मतलब भारत पूरी तरीके से अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने की स्वतंत्रता पूर्वक क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि आंतरिक मामलों में जैसे
कौन से मामले आंतरिक होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे राजनीति से संबंधित बात हो गई, या आर्थिक परिस्थितियों पर बात हो गई, या फिर सामाजिक परिस्थितियों पर बात हो गई। हमारे समाज में ये नियम लागू होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए, हमारे देश में जीएसटी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इसके लिए हम किसी से राय सलाह नहीं लेते हैं, इस पर भारत निर्णय खुद लेता है। तो इसका मतलब भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, अब देखिए इस पर डिबेट कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आता है कि जो भूमंडलीकरण का दौर है ना, भूमंडलीकरण का दौर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? भूमंडलीकरण इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम में जो एक देश दूसरे देश के साथ जो कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, ठीक है, किसी भी मामले में, चाहे वो व्यापार के मामले में या किसी भी चीज़ में अगर जुड़ रहा है तो वही भूमंडलीकरण है। तो भूमंडलीकरण के दौर में ये जो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जा रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जा रहा है, क्या भूमंडलीकरण के दौर में वास्तव में ये प्रासंगिक है या नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, जब भूमंडलीकरण होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो विश्व के देश हैं ये आपस में बहुत तेज़ी के साथ जुड़ रहे होते हैं। ठीक है, विश्व के जो देश हैं ये देश आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। और जब ये आपस में जुड़ते हैं ना, तो कुछ वैश्विक मुद्दे उभरते हैं, कुछ वैश्विक मुद्दे बाहर निकलते हैं। अब वैश्विक मुद्दा क्या है भैया? वैश्विक मुद्दे में जैसे पर्यावरण का मुद्दा आ गया, पर्यावरण, ठीक है, जैसे आतंकवाद का मुद्दा आ गया, ठीक है, या परमाणु अस्त्र शस्त्र का मामला आ गया, या मानवाधिकार का मामला आ गया। ये सारे वैश्विक मुद्दे हैं। ठीक है, तो ये वैश्विक मुद्दे भी हमारे सामने बहुत तेज़ी से उभरते हैं, और कोई भी देश इन वैश्विक मुद्दों पे स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय नहीं ले पाता है। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं बहुत थोड़े से मामले में कि हाँ, इंडिया में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पर थोड़ा सा प्रश्न उठाया जा सकता है, सिर्फ इन्हीं प्रश्नों के दृष्टिकोण में, सिर्फ ये वैश्विक मुद्दों के दृष्टिकोण में, और किसी परिस्थिति में नहीं। तो चलिए देखिए। अच्छा, इस पे प्रश्न क्या बन सकता है? तो इस पे प्रश्न बनता है कि भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक हो गया है। इस पर चर्चा करिए, यूपीएससी के लिए ऐसा क्वेश्चन बनेगा। बाकी अदर में तो मुश्किल है, बस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब पूछा जा सकता है बस। तो चलिए अब इस पर डिबेट देखिए। तो देखिए, भूमंडलीकरण के दौर में क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? तो थोड़ा सा भूमंडलीकरण के दौर में जब हम विश्व के जब तमाम देश आपस में मिलते हैं, तो वैश्विक मुद्दों के रूप में पर्यावरण हुआ, आतंकवाद हुआ, परमाणु अस्त्रों से संबंधित मुद्दा हुआ, या मानवाधिकार से संबंधित मुद्दे, ये मुद्दे बहुत प्रबल रूप से उभर करके हमारे सामने आते हैं। और जब ये प्रबल रूप से हमारे सामने उभर कर आते हैं, तो कोई भी देश इन सब मुद्दों पर स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय नहीं ले पाता है। तो क्या ये कहना सही है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है? नहीं, तब ये कहना सही नहीं है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया जैसे हमारा भारत है। अब भारत एक नीति बनाए कि जितने जंगल हैं, बड़े जंगल, सभी बड़े जंगलों में कम से कम 1/10 हिस्से, सभी बड़े जंगलों का 1/10 हिस्से का जो भूमि है वो भूमि हम लेंगे, और उसके लिए जितने पेड़ हैं उस जगहों पे सभी पेड़ों को काट डालेंगे। अब ये करेगा भारत, लेकिन इससे नुकसान कितने लोग को होगा? भारत के इर्द गिर्द जितने देश हैं पूरे पृथ्वी पर नुकसान इसका होगा। तो अब यहाँ भारत स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि ये केवल भारत से रिलेट करता हुआ मुद्दा नहीं है। अब ये वैश्विक मुद्दा बन के बाहर आएगा। समझ में आ रहा है? तो केवल इन्हीं परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो हर एक परिस्थिति में भारत अपने निर्णय स्वयं लेता है। हाँ, एक और भूमंडलीकरण के दौर में एक और प्रसंग है कि जैसे जब भूमंडलीकरण के दौर में अगर हम देखें तो जो ये विश्व व्यापार संगठन है, जैसे हम लोग कहते हैं WTO, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम लोग कहते हैं IMF, ठीक है, या फिर जैसे विश्व बैंक है ना, WB, वर्ल्ड बैंक, ऐसी संस्थाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। और जब इन संस्थाओं का महत्व बढ़ेगा ना, तो क्या होगा
कि ये अपने देश की नीतियों को काफ़ी हद तक ना ये प्रभावित करती हैं, और इसी वजह से भारत में संपूर्ण प्रभुत्व का आदर्श थोड़ा सा कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक, लेकिन अब मैं बात बताऊँ आपको। भूमंडलीकरण के दौर में समस्त देश WTO से, IMF से, WB से कनेक्ट होते हैं। तो अब जब ये वर्ल्ड बैंक से कनेक्ट हो जाएंगे तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा कि हर देश को, जितने देश वर्ल्ड बैंक से जुड़े हैं, अब वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, हर देश की आर्थिक नीतियों को थोड़ा थोड़ा वो प्रभावित करेगा। तो इस वजह से इससे संबंधित मुद्दों पर कोई कंट्री अपने विचारों को, अपने फैसलों को स्वतंत्रतापूर्वक नहीं ले सकती। तो ये थोड़ा सा एक आयाम है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को थोड़ा सा प्रश्नवाचक बना देता है कि हाँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थोड़ा सा, लेकिन तब भी हम कहेंगे कि भाई मेरे, कोई भी कंट्री इन देशों की सदस्यता अपनी सहमति से लेता है, एकदम स्वतंत्र होकर के लेता है। तो इस तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या किसी भी कंट्री में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। बेसिकली भारत जब चाहे तब जिन संस्थाओं की सदस्यता छोड़ सकता है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है हमारा देश। ये कुछ अपवादजनक परिस्थितियाँ छोड़ दें तो इनको छोड़ने के बाद हर एक मुद्दे पे हमारा भारत स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेता है और अपने आप लेता है, किसी से बिना पूछे लेता है। ठीक है, क्लियर? तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, उससे रिलेट करते हुए कुछ बातें थी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद शेष टॉपिक पर डिस्कशन हम लोग कल करते हैं। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए।